चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 10। लास्ट क्लास में हम लोग ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था और उसके पहले हमने इंट्रोड्यूस करा था एक टॉपिक दैट इज आवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें हमें ये सीखने को मिला था कि जो चार्ज होते हैं ना, चार्ज अपनी कन्फिगरेशन में आने के लिए एक एनर्जी होल्ड करते हैं ना। जब भी हम किसी एक चार्ज को एक कन्फिगरेशन मतलब एक चार्ज है दूसरे चार्ज को कहीं से ले आए और रख दिया, तो उनके बीच में पेयर ऑफ चार्जेस बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। वो एनर्जी आती कहां से? जो आपने वर्क किया अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। जो इनके बीच में अगर दोनों सेम चार्ज है तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपल्शन के अगेंस्ट आपने कुछ फोर्स लग रहा होगा आपके ऊपर, आप फिर भी उसको लेकर के आकर के रखे हो कहीं, तो आपने कुछ वर्क किया होगा ना, दैट इज योर एक्सटर्नल वर्क। तो वो जो वर्क है कहेंगे वर्क डन ऑन द चार्ज, है ना। तो जब चार्ज के ऊपर मैंने वर्क करा तो उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, दैट इज आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला हम लोग ने अच्छे से बना लिया था और एक समराइज करके पूरा डेरिवेशन करके हमने ये समझा था कुछ नहीं करना है। क्या हो जाएगा भाई? के Q1 Q2 अपॉन आर, मैग्नीट्यूड की बात करो। नेचर क्या होगा? वर्क का जस्ट अपोजिट, मतलब माइनस साइन ना। तो माइनस साइन कहां से आता है ये भी हम लोग को पता है। इसमें मैंने पढ़ाया था कि के Q1 Q2 अपॉन आर से यहाँ पर अगर दोनों सेम चार्ज लाइक चार्जेस होंगे, लाइक मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव आएगा, और अगर दोनों में अपोजिट है तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद हमने देखा था कि अगर एक से मतलब एक पेयर से ज्यादा पेयर बन रहे हो तो कहेंगे कि पूरी कन्फिगरेशन सिस्टम ऑफ, ये सिस्टम हो गया ना, इसमें 3 चार्जेस है, इनकी टोटल एनर्जी निकालनी है, तो जितने पॉसिबल पेयर है सबका आप यू निकालिए और जोड़ डालिए, ठीक है। यू जोड़ने में दिक्कत क्यों नहीं? क्योंकि सर वो स्केलर क्वांटिटी है। इसके ऊपर 2 केसेस पड़े थे, फिर मैंने एक जनरल बता दिया था कि अगर कभी पता करना है कि हाउ टू कैलकुलेट तो कितने नंबर ऑफ पेयर बन रहे हैं, तो आप बस चार्जेस की संख्या ढूंढिए और उसको n की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करिए, आपको मिल जाएगा कितने पॉसिबल पेयर बन रहे हैं, ठीक है। ये भी हो गया। फिर हमने पढ़ा कि भाई ये तो हो गया आपका एनर्जी, ठीक। फिर हम ये एक नया टॉपिक लेकर के आए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कहते हैं कि ये क्या है? तो इसका मैंने सरल भाषा में कहा था कि जो वर्क अपन कर रहे हैं इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। पहले हम इन्फिनिटी से आर से इन्फिनिटी मान चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ठीक है। और उस फील्ड रीजन के अंदर होने के बाद हम एक यूनिट चार्ज मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ये सब सिखा रखा है ना, उसके ऊपर जो वर्क करेंगे तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, या ना, या वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। दोनों सेंटेंस सेम है, बोर्ड्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सेंटेंस बड़ा देखते हैं वो लोग। तो वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वो क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हम यहां से यहां तक आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ही है, तो हम यहां से यहां आए ना, कुछ हमने डिस्प्लेस किया होगा, और रेट क्या है? dx है हमारा, मतलब स्मॉल स्मॉल धीमे धीमे डिस्प्लेस करके लेकर के आ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला है। और वर्क को ही अपन क्या वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाया था कल भी, है ना, उसको हम यू से रिप्लेस कर देंगे, तो ये फॉर्मूला बन गया। ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। डायमेंशन निकाल लिया, यूनिट निकाल लिया हम लोग ने, और फिर मैंने एक जाते जाते एक रिलेशन लिखा हुआ था कि v को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मैंने बड़ा मेहनत करके समझाया था, लेकिन नहीं समझ में आया हो तो आज इस पर थोड़ा डिटेल चर्चा करेंगे, इसको यहीं खत्म कर लेते हैं ना। देखो मैं अब ना अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, कोई किताब को मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, जहां जो टॉपिक जिससे लिंक हो रहा है मैं वहीं पर लिख करके, अब मैं आगे जितना पढ़ाऊंगा सब लिख के ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि इससे ही जल्दी सिलेबस खत्म हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चलो अब जरा फोकस करते हैं बेटा। v इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था? u अपॉन, अच्छा चलो ठीक है, इसको जरा एक्सपैंड करते हैं। बताओ u का फॉर्मूला याद हो गया होगा अब तो, Q1 Q2 अपॉन जो उनके बीच की दूरी है, राइट। आर स्क्वायर करता हूं, सही है? सही है ना कि गलत है? गलत है कदम, आर होगा ना, कल ही तो पढ़ाया है। ये आर होता है क्योंकि यहां पर आप डिस्प्लेसमेंट, ये तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो कट नहीं जाता था, तो एक ही तो आर बचता था, ठीक है। अब यहाँ Q2 क्या है? किस पर हम लगा रहे हैं? टेस्ट चार्ज, है ना। कौन सा? वही टेस्ट, दूसरा चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज, है ना। और हमने क्या बोला? ये तो हमारा u हो गया, डिवाइडेड बाई व्हाट, है ना। तो ये यहां से कट जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये फॉर्मूला बिकम व्हाट? के क्यू अपॉन आर, है ना। के Q1 लिख लो तुम, ठीक है, Q1। लेकिन अगर मैं एक r का मल्टीप्लाई और एक r का डिवाइड कर दूं तो इट विल बिकम व्हाट? के Q1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट को ही तो रिप्रेजेंट करता है ना। जो दो पॉइंट के बीच में जो दूरी होती है यही तो आर है ना। अब व्हाट इज दिस? सर ये फोर्स तो नहीं है, लेकिन अगर ये Q1 है
तो Q1 अगर एक R दूरी पर कोई पॉइंट P होगा, मुझे किसी को याद हो, मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये मैंने पढ़ाया हुआ है नोट्स में। किसी भी एक चार्ज को कहीं स्पेस में रख दो, किसी एक पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो हम करते क्या था, यहां से इसका पोजीशन वेक्टर निकालते थे, फिर लिखते थे कि Q/R², यही तो फॉर्मूला होता था। यानी कि नोटिस कर रहे हैं, तो यानी ये तो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू आर, लेकिन ये स्केलर में बना कैसे? दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्पोजिशन वेक्टर इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो, है ना। तो क्या कर सकते हैं, तो इसको वेक्टर में लिखना है तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, डी आर इंटीग्रेशन ओवर आर, या फिर ऐसे ही पढ़ना है तो ऐसे ही पढ़ो, है ना। दिख रहा है कुछ कुछ? तो जब हम ये पूरी वैल्यू है, जब इंटीग्रेट करने के बाद आ रही है व्हेन ई इज कांस्टेंट, और जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, बिकॉज यू ई जो है वो बदलता रहेगा, दूरी बढ़ेगी तो ई की वैल्यू भी बदलेगी ना। तो इसको करने का सही तरीका क्या होता है, लिखने का सही तरीका क्या होता है, के Q1 सर बाहर ले लो, ये 1/R, और ये हो जाएगा आपका, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो जो रिलेशन है ये सही नहीं है। मैं अब इंफिनिटी से आ रहा था, है ना, इंफिनिटी से कहां आऊंगा मैं, आर पर आके रुकूंगा, आर पर आके रुकूंगा ना, यही तो है, ठीक है। जरा वैल्यू पुट करो, तुम क्या करोगे, तुम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। अगर यही तुम्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तुम कहते सर बिल्कुल आसान है, ये तो एफ डॉट डी आर करना होता था, आपने ही सिखाया था, ऐसे करेंगे, है ना, और लिमिट लगा देते हैं जहां से आ रहे हैं जहां तक, है ना। तुम्हें यहां तक दिक्कत नहीं है, तुम्हें दिक्कत सारी यही शुरू हो जा रही है कि ई कहां से आ गया। अब मैं उससे ये लेके आऊंगा, दो बार बता दे रहा हूं एक ही चीज। तो एफ क्या होता है भाई, के Q1 Q2 क्या है, किसको ले आ रहे हो सर, इसको ले आ रहे हैं, है ना, अपॉन, अब सर अभी उस समय दूरी मान लीजिए आपने सिखाया भी था कि ये तो भाई यहां से एक आ रहा है ना, और हर बार आपने एक रेट फिक्स कर दिया, आपने dx लिखा था क्योंकि आपने ये सिखाया था लिमिट पुट करनी है, तो यहां पर भी सॉरी, यहां पर उसकी कोई पोजीशन x होगी, कहां से, जो हमारा पहला चार्ज है, पहला चार्ज है ना, और यहां पर फिर आप dx लिखो, और बाद में इसको r में कन्वर्ट कैसे करते थे सर, यहां पर आप लिमिट लगाना सिखाया था हमें। अब आपने यहाँ dr लिख दिया, तो मैच करवा के दिखाओ, तो मैं कहूंगा इसको छोटा dr कर दो भाई, है ना, और उस समय इसकी दूरी, लेकिन फिर आर आर आपका मैच हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग ऐसे करते हैं, वेरिएबल रटना छोड़ दो, वेरिएबल से कोई मतलब नहीं होता, उसका कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें वो चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं। आर भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है। डी आर का मतलब होता है कि टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत छोटा है, बहुत स्लो रेट पर हम खसका रहे हैं, हर बार हम बराबर ही डिस्प्लेस हो रहे हैं, मतलब ये नियम फिक्स है कि यहां से तुम्हें यहां आना है तो हर बार तुम्हें इतना ही चलना है, समझ में आ रहा है। और इंटीग्रेशन क्या कर रहा है, जितना आपने टोटल वर्क किया उसको जोड़ दे रहा है, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो जितने वर्क होंगे सबको जोड़ना ही तो है, W1 W2 W, इस तरीके से जोड़ देगा, टोटल वर्क आपको बता देगा। समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन मतलब एडिशन, रट जाओ ये सारी बातें। और डी का मतलब वेरी स्मॉल चेंज, और जिसके आगे जो भी वेरिएबल है, आर मतलब भी वही होता है, एक्स मतलब भी वही होता है, अगर कोई ए लिख देगा तो ए मतलब भी वही होता है, वेरिएबल का कोई मतलब नहीं होता। मीनिंग ये है कि इसका एम क्या है, यानी हम डिस्प्लेस करना चाहते हैं। अभी कल को कोई यहाँ पे एस लिख देगा तो तुम आके मुझसे लड़ोगे नहीं कि सर ये एस क्यों लिख दिया, एस भी तो उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो वेरिएबल्स जो है बेटा फिजिक्स में बहुत वास्ट लेवल पर रिपीट होते हैं, अगर हमें कंसेप्चुअल पता रहेगा तभी हम वेरिएबल से डरेंगे नहीं, ठीक है। तो ये dx मैंने लिखा, तो करोगे आंसर वही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे ये दोनों आपके क्या है, कांस्टेंट है, बाहर लोगे। अब मैं कह रहा हूं नहीं, मुझे अब क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय Q0, मैं इसको बना दिया। अब देखना कितना आसान हो जाएगा, तुम्हें u का आता है, u कर लोगे, अब मैं u से v बना दूंगा। मैंने कहा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय Q0, कर सकता हूं ना, ये तो बेसिक मैथ है, डिवाइड कर सकता हूं मैं दोनों तरफ, तो मैं यहां भी डिवाइड कर दूंगा। अब मुझे बताओ, ये तो गायब हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। फिर से हम घूम फिर के वहीं पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, आप करके देखिए, करके देखिए आप इसको, फिर यहां क्या देंगे, एक्स की पावर क्या जाएगी, -1 आएगी। अच्छा सृष्टि बताओ बेटा, हमने सही लिखा है ना, मैं तो सही लिखता हूं, यहां भी सही लिखा है, सब सही लिखा है ना, कुछ गलत तो नहीं लिखा, पता चलेगा कौन पढ़ रहा था। मैं काफी देर से समझा रहा हूं, मैं सब कुछ
हमेशा ये मेरी आदत है, मैं जब लिखूंगा तो एक चीज छोड़ दूंगा। मैंने पूरा सही सब कुछ सही पढ़ा है, बस एक गलती छोड़ी है। देखना चाहता है कौन पढ़ रहा है क्लास में, जो पढ़ेगा वो पकड़ लेगा, अरे सर आपने कुछ मिसिंग कर दिया। चलो ये अब तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ यार, लेकिन बहुत गलत बात है ये, मैं एक स्टेप और पीछे कर देता हूँ। ये नहीं है, अभी फोर्स वाली बात चल रही थी ना, सब कुछ सही लिखा है। नहीं वो हटा दिया बेटा, वो स्टेप भूल जाओ अभी, है ना। अभी देखो, अभी बताओ मुझे कोई गलती है, ये क्यू नॉट तो ये वाला जो है ये रखो अपने पास। मैं फोर्स पे आ गया, अभी मैं यू निकाल रहा हूं, मैं वी नहीं निकाल रहा हूं ना, मैं यहीं से गलती किया हूं, यहीं से, यहीं तो पकड़ना था, तभी तो आंसर नहीं आता, तभी तो मैंने कहा कि आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे गधों, फोर्स का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, मैंने उसकी पावर नहीं लिखी, क्योंकि तभी जब मैंने इसको काटने के बाद पूछा कि सेम आंसर आएगा, तो कहां दिख रहा है तुमको आंसर, एक्स की पावर -1 नहीं -2 होनी चाहिए ना, हम लोग ने कल भी करा था ये, तभी तो सॉल्व करके आया था। तो यहां पर जब हम ये करेंगे तो हमारा आंसर तभी नहीं आएगा जब हमारे पास हमने इसको गलत पुट करा, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे, क्योंकि एक और इसको भी पकड़ नहीं पाया, इसको भी पकड़ना चाहिए था, ये भी मैंने सिखा रखा है, मैंने लिखवाया हुआ रूल लिखवाया हुआ है कि एक्स की पावर क्या नहीं हो सकती है, ये फॉर्मूले में, ये मैंने नोट्स में लिखवाया, एन की वैल्यू नहीं हो सकती -1, ये रूल लिखवाया है मैंने, तो मैंने वहां -1 ही लिखा हुआ है, तब भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तब मैंने कहा कि अब पूछता हूं, जब मैंने एक्स की पावर -1 लिखा तो वहीं ऑब्जेक्ट आ जाना चाहिए, सर ये हो ही नहीं सकता, इंटीग्रेशन अलाउड ही नहीं करता, बेसिक मैंने पढ़ाया था, क्यों नहीं अलाउ करता, उसका भी आंसर लिख ही लो यार, डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1/x, एंड डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, यानी 1/x का इंटीग्रेशन क्या देगा, log x देगा, ये रूल है, ठीक है। तो ऐसी गलतियां मत करो, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, सो के पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा। चलो सब कुछ आता है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, देखो बस यहाँ क्या करना है, -2 ये हो जाएगा dx, बाकी कांस्टेंट वाली वैल्यू ये पूरी बाहर आ जाएगी, के क्यू वन है ना, क्यू नॉट तो कट गया, ठीक। अब हम लोग को आता है अगला स्टेप, किया भी था कल ही, क्या करेंगे भाई, -2 + 1 और नीचे भी -2 + 1 आ जाएगा 1/x, लिमिट पुट कर देंगे इन्फिनिटी और r, तो हम फिर से वहीं पहुंच गए घूम फिर करके। और ये अभी जब इस समय लिखा हुआ है तो ये क्या लिखा हुआ है, अब तो पहचान लो, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो हम फिर से वहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तो यानी अब ये वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो इसी का दूसरा फॉर्म होता है, बड़ा ही फेमस फॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस, देखो ये क्या लिखा है, चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन पोजीशन, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू निगेटिव टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, चेंज पोटेंशियल कब होगा, दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक। अब जब दो पॉइंट होंगे ना बेटा, देखो एक पॉइंट ये हो गया, जैसे ये ओ हो गया, ठीक, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अच्छा ये बताओ, यहां पर जब ये चार्ज रहेगा तो इस समय जो इसका ऊपर पोटेंशियल होगा, क्या वो ए पर भी होगा, नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। सर पहले इसकी दूरी यहां पर कुछ और रही होगी, है ना, बाद में ये दूरी घट गई, तो पोटेंशियल सेम कैसे रहेगा, समझ में आ रहा है। तो पोटेंशियल चेंज होता है जैसे जैसे पोजीशन चेंज करते हैं, इनके रेशियो की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी निगेटिव टाइम, ठीक है। तो ये हम लोग दोबारा मौका मिलेगा पढ़ेंगे, लेकिन ये हम लोग यहीं पर फिनिश कर सकते थे, इसलिए मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। ये समझ में आ गया पूरा, ये लिख लो, शॉर्ट में ही मैंने कर दिया, इसको लिख लो, तुम लोग का आसान रहेगा एग्जाम के लिए। ये मैंने रफ जो किया, मेरा रफ हटा दिया करो यार नोट से, है ना, तो समझाने के लिए लिखता हूँ सर मैं। के क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना देंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो अभी पीछे करके आया हूं, ठीक। तो यहां से ये तुम्हारा हो गया v इज इक्वल टू, ये इन्फिनिटी से r कर लो, माइनस टाइम्स सॉरी ई डॉट डी आर, ठीक है, इन्फिनिटी से r विद माइनस साइन जब करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस साइन आ जाएगा।
अब देखो ध्यान से इसको, एक और चीज सिखा देता हूँ पोटेंशियल के बारे में ना। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी क्लियर है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपके जो है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं दिख रहे हैं तुम लोग को, ये बात मुझे बतानी थी। एक वेक्टर वाइल डायरेक्शन देखो, तो एक और एक्स्ट्रा नॉलेज है। जब मैं आ रहा हूं तो मैं कहां से आ रहा हूं बेटा, इधर से आ रहा हूं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसका एरो इधर आएगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, हमेशा इधर होगी कि नहीं होगी। अच्छा इनके बीच का हमेशा जो एंगल होगा वो 180 रहेगा, समझ में आ रहा है। और v इज स्केलर क्वांटिटी, तो यहां पर ये इसको नेगेटिव क्यों लगा रहे हैं, इसी को बैलेंस करने के लिए, समझ में आ रहा है। अरे ये ई डॉट डी आर जब खोलोगे तो ई डी आर कॉस 180 आएगा, उस माइनस को बैलेंस करने के लिए हमने एक माइनस साइन, और नेगेटिव साइन यही रिप्रेजेंट करता है वी आर मूविंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये मैंने कल भी बोला था, बहरहाल ये लिखा नहीं था इसलिए मैंने बता दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो है, ये तुम्हारा डी आर वेक्टर है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंटिंग द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, वही माइनस साइन यहां पर दिखा दिया, ठीक है। बस लिख लो, इतना बहुत है, इतना बता दिया, इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब अगर किसी ने कह दिया, मैं लिखता जाऊंगा, तुम लोग अपना भरते रहना कॉपी, ठीक है। तो अगर किसी ने कह दिया पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के कारण, किसी ने पूछ दिया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, किसी पॉइंट P पर अगर किसी ने कह दिया व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज, एक चार्ज के कारण किसी पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल है, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो V एट P विल बी वेरी सिंपल, के क्यू अपॉन, समझ गए। इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, है ना, दोनों एक ही चीज है। के की वैल्यू पुट कर दी, बस लिख लो। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये बात बताई मैंने, नहीं बताई, लिख लेना। इट इज अ, वैसे ये बताने की जैसी चीज नहीं है, बताए क्यों नहीं बताने की चीज है। अच्छा ऊपर ही दिखा हुआ उसका आंसर, ये देखो जरा बेटा, ये स्केलर होता है, ये भी स्केलर होता है, जिसके फॉर्मूले में सब कुछ स्केलर है, उसका आंसर वेक्टर में कैसे आएगा, ठीक है। यूनिट बताइए, चलिए ये इसी को देख के बताइए यूनिट क्या होगी, कल भी बताया था, ये तो तुरंत बताना चाहिए, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम कल ही लिखा है। चलो लिख लो फटाफट लिखो, इट इज स्केलर क्वांटिटी हो गया। अच्छा इसमें ये बताओ टोटल पोटेंशियल, अब स्केलर है तो क्या इसी प्रकार से अगर किसी ने कह, सुनो ध्यान से, अब मैंने कह दिया ये Q1 है, फिगर ये बना लेना। अच्छा चलो इधर दूसरा बना दे रहा हूं, ये बड़ा काम करवाते हो यार तुम लोग। एक पॉइंट P है, सुनो ध्यान से, भी क्वेश्चन है ये, तुम लोग को बताना है। एक Q1 है, एक Q2, क्योंकि मैंने एक एक चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होता है वो निकालना सिखा दिया, के क्यू अपॉन आर, इतना तो आ गया ना। अब मैं अलग अलग लिख रहा हूं, ठीक है, Q3 है, एंड ऐसे करते करते कोई Qn है, ठीक है। सबका अपना पोजीशन वेक्टर होगा कि नहीं होगा, भाई R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, है ना, एंड इसी प्रकार से ऐसे R4, और ये हो गया तेरा Rn, सिंपल है। अब कह दिया कि पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डिस्क्रीट चार्जेस, पॉइंट P ये है मेरा ना, पॉइंट P पर ये जो आसपास के नेबरिंग चार्जेस है, इनके कारण उस पर कितना पोटेंशियल होगा। तो क्या हम सबका पोटेंशियल निकाल के सम नहीं कर सकते हैं। अरे के क्यू अपॉन R1 प्लस के क्यू अपॉन R2, मतलब क्यू सबका अलग, सॉरी के Q1 अपॉन R1, के Q2 अपॉन R2 एंड सो ऑन, है ना। तो यानी कि पोटेंशियल एट P ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज क्या होगा भैया बताओ, Vp विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 एंड Vn, ठीक। किसी ने अगर मुझसे कह भी दिया कि मुझे आप करके दिखाइए एंड KQn अपॉन, ठीक, लेकिन ये भी नहीं अच्छा लग रहा, और छोटा करके बना के दिखाइए, K इज कॉमन बाहर ले लूं तो QI अपॉन RI, I की वैल्यू 1 से, I की वैल्यू 1 पुट करेंगे, Q1 अपॉन R1 हो गया।
समीशन का मतलब होता है नेक्स्ट वैल्यू आई की लेने से पहले प्लस का साइन लगाओ, ठीक है ना। तो फिर आई की 2 होगी तो Q2 अपॉन R2 हो जाएगा, इसमें से भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये तेरा यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है। अब इसी का ये पहला भाई था, है ना, ये दूसरा है। ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज, सॉरी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज। कंटिन्यूअस पता है क्या होता है? कंटिन्यूअस में चार्ज की वैल्यू नहीं बदलती है, ठीक है। कंटिन्यूअस चार्ज अगर समझना है ना तो तुमने यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी वाला कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ले लिया हमने एक शीट, इस पर ये आपके सारे चार्जेस हैं। मैंने एक छोटा सा चार्ज लिया dq, मतलब इसके अगर हम जितने भी लेंगे सब जगह इक्वल साइज का पीस लेंगे, सब पर इक्वल चार्ज मिलेगा dq एंड सो ऑन। और अगर मैंने कोई पॉइंट p यहां ले लिया, ठीक बेटा, इस पॉइंट p की दूरी क्या है? जितने भी हैं सबसे r दूरी पर ही वो पॉइंट p अगर है, और चार्ज भी सब जगह बराबर है, तो ऐसे जितने भी कंटिन्यूअस, कहीं वर्ड देख लेना, समझ जाना इंटीग्रेशन लगने वाला है, क्योंकि हमें ऐड करना है, सेम चीज होगी, रिपीट करनी है, और हर बार इक्वल चार्ज मिलेगा, एक ही रेट पर हमको ऐड करना है। तो ऐसे के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वेरी सिंपल। तो v एट p विल बी के, अब चार्ज कितना है dq और दूरी कितनी है वो फिक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो k इंटीग्रेशन dq अपॉन, ठीक है। हो जाए तो बताओ। एक चीज पूरे चैप्टर में, जब मैं हर जगह जहां भी बेटा आप एप्सिलॉन नॉट देखना, देखा ना अभी आपने के क्या है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। और मैंने बताया था एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी होता है। परमिटिविटी मतलब कैसे कहा था? परमिशन, परमिशन टू गो, है ना। तो परमिशन नहीं मिलेगी तो जा नहीं पाएंगे, फिर कोई ऐसा कुछ हो जाए जैसे परमिशन घट जाए तो भी दिक्कत होगी। तो अगर कोई तुमसे बार बार डराने के लिए कह दे कि मुझे बताओ अब मैं इस चार्ज क्यू को या ये कंटिन्यूअस बॉडी को ले जाऊं और पानी के अंदर डुबा दूं, ठीक है, और डुबाने के बाद मैं कह रहा हूं कि पानी के अंदर कोई आर दूरी पर पॉइंट पी है, उस पर मुझे बताओ पोटेंशियल कितना होगा, तो पूरे फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं होगा, बस के को डिवाइड किससे कर देना है? एप्सिलॉन आर से। ये बताया है ना मैंने, क्या होता है ये? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला मैंने पहले स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर में पढ़ाया हुआ था। एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बोलते हैं, ई नहीं बोलते ना। ये इज इक्वल टू 1 फॉर एयर, या फिर मैं दोबारा लिख दे रहा हूं वैक्यूम, ठीक। और ये ग्रेटर देन 1 होता है अदर देन एयर, या फिर, तो इसका रेलेवेंस ही शुरू होता है जब आप मीडियम बदलोगे। फॉर्मूला यही है, हम हर जगह एप्सिलॉन ही पुट करते हैं, लेकिन क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है इसलिए हमें हर फॉर्मूले में दिखता है 1 अपॉन, कहीं लिखा नहीं है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है? लेकिन असली फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। समझ में आ रहा है? यानी जैसे ही मीडियम बदलेगा तो ये एक्टिव हो जाएगा, तो नया फॉर्मूले में क्या आएगा? एक एप्सिलॉन आर भी आने लगेगा। तो मैंने इसको कहा था कॉम्प्लिकेट मत करना, एयर वाला फॉर्मूला लिखना, उसको डिवाइड कर देना एप्सिलॉन आर से, समझ गए? तो तुम्हारा कभी गलती नहीं होगा। ये आप, इसलिए मैं इसको पढ़ाता नहीं हूं, ये मैं पढ़ा इस समय भी नहीं रहा हूं, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या हो जाएगा? द फॉर्मूला बिकम्स वी एयर अपॉन एप्सिलॉन आर। तो लिख दे यहीं पे, वी मीडियम का फॉर्मूला अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं क्या करूंगा? एयर का निकालना आता है, उसको डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। चले नेक्स्ट। देखो इसमें अब हम लोग क्या करने वाले हैं ना, अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करेंगे। आगे बढ़ जाऊं? चलो अब ये देखो जरा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब अपन क्या करेंगे? 2 पॉइंट लेंगे, यहां से न्यूमेरिकल के काम की चीज निकलने वाली है। 2 पॉइंट लेंगे, दोनों पॉइंट के बीच में देखेंगे कि एक ही चार्ज के वजह से कितना पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा। मैंने पीछे भी बताया था, ए भी बताया था, बोलता ए पर है, बी पर है, तो उसमें कितना चेंज आएगा। तो अब उसी को प्रूफ करने वाला हूं, ठीक है। जैसे मान लो
कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर ही हैं। ये ए है मेरा, और मैंने तुम लोग को इतना पढ़ाया हुआ है कि तुम्हें ये पता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ पाथ फॉलोड हमें फर्क पड़ना नहीं है, हमें सिर्फ क्या लेना है, इनके बीच में जो स्ट्रेट लाइन वाली दूरी ना, पाथ पर डिपेंड वैसे भी वर्क करता नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि ये दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, यानी एक ही चार्ज रहा होगा, उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी, और उसके अंदर ये प्रेजेंट है, तो इनके पास अपना अपना पोटेंशियल वी ए और इररिस्पेक्टिव की भैया इसकी दूरी कितनी है उसकी दूरी कितनी है, हम वी ए वी बी मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं यार अगर मुझे ए से बी जाना है या बी से ए आना है तो कुछ तो पोटेंशियल चेंज होगा ना, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो लिखिए द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, द पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो मैं मेंशन कर दे रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं अपन, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड can be defined as work done देखो वही पोटेंशियल वाली इसको याद करवा रहा हूं एक तरीके से, 2-3 बार यही पढ़ा पढ़ा के एग्जाम के लिए, ठीक है, वर्क डन इन मूविंग, ये याद कर लो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, अब केस लेते हैं, लेट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए टू बी, दिख रहा है ना, ए से बी एरो बनाया है मैंने, ठीक है, तो हमेशा चेंज का रिप्रेजेंट क्या होता है भाई, फाइनल माइनस द फॉर्मूला v इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ई डॉट डी आर। ये तो क्लियर है सबको। लिमिट क्या होगी, लिमिट यहां ए से स्टार्ट किए और बी पे खत्म किए, लिखो इसको। क्या बात है भाई, क्या हो गया अन्याय तुम्हारे साथ? पीजी यूजी तो यार जमाने हो गया, तो तुम काहे लिए इतना टेंशन ले रहे हो, अभी तुम 12th पास कर लो, वो भी समय आएगा, टेंशन ना लो। मोदी जी को फोन मिलाएंगे, टेंशन ना लो, जब तक तुम पहुंचोगे तो तुम मोदी से डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, यहीं से फोन मिलाएंगे, ये हटाओ भैया, चलो चलो चलो, ये पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये कर लो, नहीं तो पता चला 12th ही नहीं पास हो पाओगे तो कहां से पीजी के सपने देख रहे हो। अब बताओ वर्क डन, अब थोड़ा यहाँ से यार थोड़ा पढ़ो ना, तुम लोग ऐसे चैप्टर का कोई मतलब नहीं है, तुम मुझे ये बताओ वर्क डन हुआ कितना, अभी दिमाग खुद लगाओ, हमने पॉजिटिव चार्ज को मूव किया ए से बी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने मूव किया, ठीक है, तो हमने वर्क डन किसी के अगेंस्ट किया होगा या किसी के हम सपोर्ट मिल रहा है, दिमाग ये तुम खुद लगाओ के और मुझे बताओ कि ये W का फॉर्मूला लिखें क्या हम, तुम्हें वर्क का फॉर्मूला पीछे पढ़ाया है मैंने, हम वी ए वी भी तुमसे नहीं उम्मीद कर रहे हैं कि तुम लिख पाओगे, तुम्हें वी का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर सिखाया है मैंने, कुछ तो बुद्धि लगाओ।
जहां दिमाग नहीं लगना होता है वहां तुम लोग का फ्यूज उड़ जाता है। अरे मैंने इतना पढ़ाया 10th क्लास, अभी कल पढ़ाया था, याद आ रहा है कुछ कुछ? यही टेस्ट चार्ज ही तो घुमा रहे हो तुम, यहाँ से वहां तक, वहां से यहाँ तक। यही तो कल पढ़ाया था और कहा था कि यही डब्ल्यू बन जाता है यू, ये भी तुमने पढ़ा हुआ है। और ये तुम्हारा क्या है? ये वी है, इधर इसको भेज देंगे तो u इज इक्वल टू वी इंटू क्यू नॉट, और यही तो है तुम्हारा w। तो अब v क्या है? v ए बी है, तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इंटू वॉट, वट एवर चार्ज यू आर मूविंग। यही तो वर्क कर पाओगे, इससे ज्यादा कुछ कर लोगे? इतना ही लिखना था बेटा। तुम लोग अपनी शक्तियों को भूल चुके हो। इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं लेकिन क्या बताएं, भटक जाते हो। अभी यूजी क्लियर नहीं हो पा रहा है, पीजी की टेंशन ले रहे हैं। या तो अनशन में बैठो, फिर तब समझ में आता है कि तुम्हें टेंशन सच में हो रही। चलो चलो कोई बात नहीं, लिखो। तो ये कौन सा वर्क है? ये है अगेंस्ट वाला ना। ये लिखेंगे वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्सेस, ठीक है। अगर किसी ने कह दिया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस, तो ये इसका जस्ट निगेटिव हो जाएगा ना। ये मैंने कल भी लिख पढ़ाया हुआ था, फिर भी तुम्हें ये आता है, लिख लो। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस will be equal to minus time of work done against, which is equal to what? क्या आ जाएगा? माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वी बी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। द फॉर्मूला बिकम्स क्यू वी ए माइनस, ठीक है। तो ये माइनस डब्ल्यू अगेंस्ट हटा दूं क्या? या सही है, समझ लोगे? मुझे ये टेंशन हो रही है कहीं तुम लोग ये माइनस फिर से ना मल्टीप्लाई कर दो। कहो तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दूं, माइनस और डब्ल्यू अगेंस्ट लिखा हुआ है और डब्ल्यू अगेंस्ट हमने ये निकाला हुआ है, ठीक है। एरो बनाया हुआ है ये, ठीक है। चलो हटा ही देते हैं भाई। तुम पे मुझे इतना विश्वास है तुम लोग पे कि मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो चला एग्जाम में करके चले आए और फिर कह दो कि सर ने यही पढ़ाया था। ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। डन, लिख लीजिए। हमने जब इसको पढ़ाया तो हम ये एज्यूम करके चल रहे थे, ये बाय डिफॉल्ट एजम्पशन हो जाता है कि जिधर जा रहा है वो हायर पोटेंशियल पर है। क्यों ऐसा एजम्पशन होता है ये भी बता देता हूँ। हम हमेशा चार्ज जितने पूरे टॉपिक पढ़े, सारे टॉपिक में एक चीज कॉमन है, क्योंकि जो हम पीछे से मेमोरी बना के आ रहे हैं कि हम इन्फिनिटी से आ रहे हैं, इन्फिनिटी से आ रहे हैं, इन्फिनिटी से आ रहे हैं ना, तो चार्ज से दूर थे, चार्ज के करीब आ रहे हैं। तो करीब आएंगे तब ज्यादा पोटेंशियल होगा ना, तो ऑटोमेटिकली ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये लोअर पोटेंशियल हो गया, है ना। लेकिन अगर किसी ने कह दिया इफ, अब यहीं से लग गया इफ वी बी लोअर पोटेंशियल है और वी ए हायर पोटेंशियल है, अब हम उल्टा आ रहे हैं, करीब थे दूर जा रहे हैं, ठीक। तो अब रिपल्शन होगा कि मुझे तो सपोर्ट करने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई मैं इधर से आता था इधर की तरफ, यहां बेचारा पॉजिटिव चार्ज बैठा रहता था और मैं पॉजिटिव स्ट्रेस चार्ज को लेकर के चल रहा था, तो ये बिल्कुल इसको पसंद नहीं करता। फिर भी मैं इसके खिलाफ जाकर के, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसके खिलाफ जाकर के मैं इसको ला करके यहां बैठा देता था कि चल भाई मैं तेरे साथ हूं, है ना। तो मैंने वर्क किया। तो पिछली बार समझ में आता है कि हम लोअर पोटेंशियल पे थे, हायर पोटेंशियल पे आ गए, तो वो फॉर्मूला ठीक है, वी बी माइनस वी ए अपॉन जो क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए, क्योंकि हम हायर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, तुम यहां बैठे हो, चलो हम तुमको ले चलते हैं। अब मेरे डिस्प्लेसमेंट की जैसी डायरेक्शन अगर इसकी सपोर्टिव हो जाएगी तो ये तो कही रहा है कि तुम जाओ, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा क्या? इस बार तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही मुझे कह रही है कि हाँ मैं ही पहुंचा देता हूं। मैं तो वैसे उसको नहीं पसंद करता था, कभी कभी होता है ना, आदमी इतना चढ़ जाता है तो आदमी कहता है जैसे हाँ इसको ले जा रहे हैं, अरे हम छोड़ आते हैं तो ये जब गेस्ट वेस्ट आते हैं तो ऐसा होता है कभी कभी, है ना। कुछ ऐसे गेस्ट होते हैं जिनको छोड़ने जाने की ज्यादा इच्छा होती, बस वो एक बार कह नहीं हमें जाना है। कुछ लोग गाड़ी वाड़ी लेके रेडी हो जाते हैं तुरंत। चलिए तो लिखिए, इफ वी बी इज लेस देन वी ए देन चार्जेस हैव टेंडेंसी, then
have tendency to move towards लोअर पोटेंशियल मतलब आपको पता है लोअर पोटेंशियल क्या है, मतलब मैं लिख सकता हूं टुवर्ड्स बी तो है लोअर पोटेंशियल, बी पे ही जाना था. इट इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फोर्स कैरी द चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. ये अगले चैप्टर के लिए. इससे समझ में ये आया, इट इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फोर्स कैरी charges from higher potential to lower potential. कह रहे हैं कि चार्ज को कैरी करता है हायर पोटेंशियल से. वो जो तुम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो तो कहते हैं चार्ज फ्लो करता है हमेशा या करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, उसका बेस लाइन है ये. ठीक है, conclusion. Hence we can say potential decreases in the direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलोगे तो पोटेंशियल घटते जाएगा, यानी VA will be always greater in this scenario if the electric field direction is like this. When we move to in the direction of electric field, potential will decrease. ये conclude हो गया. ठीक है, अब एक फिगर बनाऊंगा और मैं तुमसे कुछ पूछूंगा. ये मेरा पॉइंट ए है, मेरा पॉइंट ए ये है और ये मेरा पॉइंट बी. तीनों पाथ में से वर्क डन किसमें सबसे ज्यादा होगा? पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2 और पाथ नंबर 3. तीनों में वर्क डन सबसे ज्यादा किसमें होगा? मैं सवाल भी तो गलत पूछ सकता हूं, दिमाग लगाओ, मैंने बताया है इसका आंसर. वर्क डन इज, कंप्लीट कोई सेंटेंस को क्लास में बोला है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. तो ज्यादा की कोई बात ही नहीं है तीनों में. ठीक है, बिकॉज वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. अभी बताया, चलो कोई बात नहीं, लिख लो इसको भी. अगर मैं तुमसे कह दूं कि डिराइव करो, ये भी एक क्वेश्चन है ना, अभी पढ़ाया है, मैं वही फिर से पूछ रहा हूं. मैं फिगर बना रहा हूं, मैं बस फिगर बना के क्वेश्चन पूछ रहा हूं. मैंने यहां सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज रख दिया, मैंने ये पॉइंट पी लिया जिसका पोजीशन वेक्टर यहां पर ये आर है, और मैं तुमसे पूछ रहा हूं व्हाट इज पोटेंशियल एट पी. बट मैं कह रहा हूं तुम डिराइव करो. तो तुम्हें याद होगा, हमेशा से याद होगा कि पॉइंट पी पर जो टेस्ट चार्ज आता है वो हमेशा कहां से आता है? इन्फिनिटी से, है ना. तो इन्फिनिटी से एक चार्ज हम लेकर के आएंगे इधर, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का समझ में आ रहा है. तो मैं चाहता हूं कि आप इसको करना है तो ऐसे करके दिखाइए. मैंने ये किया है पीछे, तुमसे बस रिपीट करने कह रहा हूं. माइनस ई डॉट, बिकॉज सर ये आप माइनस साइन इसलिए लगाते हो क्योंकि ये दोनों वेक्टर अपोजिट है ना.
आपको तो सेम डायरेक्शन चाहिए तो माइनस का तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया। फिर इसके बाद ध्यान से देखना, अब वैल्यू पुट करने की बात आ गई। तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ई की वैल्यू पहले लिमिट लगा लो, कहां से आ रहे हो कहां पे, है ना। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो मैं के को बाहर निकालना चाहता हूं, मैं क्यू को भी बाहर निकालना चाहता हूं, है ना। और अब मैं इंटीग्रेशन के अंदर छोड़ना चाहता हूं सिर्फ इनको, है ना, 1/r²। ये हो गया मेरा डी आर। ठीक बेटा। तो यहां से माइनस के क्यू, और ये ऊपर जाएगा, पूरा प्रोसेस वही है, -1/r आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। चलो कर ही देता हूँ यार। तो -1/r और इन्फिनिटी, यहां से इन्फिनिटी से r। ठीक है। अब सारी वैल्यू पुट कर लो। तो 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, इस माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं। ठीक है। और फिर से वही के क्यू अपॉन आर आ गया। मैंने ये फिर से कर दिया कि तुम्हें एग्जाम के लिए रेडी रहो। माइनस, मैं बार बार बता रहा हूं, ये गलती करोगे एग्जाम में, मैं बार बार फिर से बोल दे रहा हूं। ये जो माइनस साइन लगता है उसका रीजन है कि हम ये दोनों वेक्टर को एक ही डायरेक्शन में करना चाहते हैं। चाहे मैं माइनस इस पे मल्टीप्लाई कर दूं, चाहे मैं इस पे कर दूं, दोनों से क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन मैच कर जाएगी। तो डॉट प्लॉट करूंगा तो थीटा 0 आ जाएगा मेरा। समझ में आ रहा है, ये एडजस्टमेंट होती है। ठीक। तो जिससे कि v की वैल्यू ऑटोमेटिकली सही आएगी। दो दो बार मत कर देना, अगर तुम इसको 180 लोके चलोगे तब तुम माइनस नहीं लगा सकते हो। ये मैं बहुत बार बता दूं, ये गलती करते हैं हमेशा। हमें लगता है कि हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, तो कोई मतलब नहीं। जब निगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया तो डायग्राम में क्या होना चाहिए, ये या तो डिस्प्लेसमेंट को दिखा दो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टा कर दो। समझ गए। निगेटिव साइन का काम यही होता है, ताकि थीटा में गलती ना करो। इसलिए मैं थीटा कहीं नहीं लिख रहा, सीधे आंसर लिखा देता हूं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चले भाई आगे बढ़ जाएं। अब इसी से ये टॉपिक आता है। अब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा चुका हूं, आगे बढ़ रहा हूं। एक टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं। कौन सा टॉपिक बताए, ये टॉपिक आप पहचानो जरा, मुझे बताना ये आया कि नहीं पढ़ाया। ये मैंने पढ़ाया है क्या। हाँ, ये टॉपिक पढ़ाया था। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ना पूछ करके तुमसे कह दिया मुझे अब पोटेंशियल जानना है। मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा चुका हूं। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, एक पॉइंट पी है जो कि एक्सिस ऑफ द रिंग पर है, उस पर उसका पोटेंशियल कितना होगा। हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। तो तरीका याद हो अगर किसी को, तो मैंने ऐसे सिखाया था। एक आप टुकड़ा लोगे, है ना, डीएल लेंथ का, ऊपर भी ले लो चाहे तो, कहीं भी ले लो यार, है ना। डीएल पे चार्ज भी डीक्यू ही होगा, है ना। डीक्यू इज द स्मॉल चार्ज। इस पर डेंसिटी कौन सी होती है, लीनियर। डीक्यू निकालना सिखाया हुआ है मैंने ऑलरेडी, लैम्डा इंटू डीएल कर दो। लैम्डा इज द dq अपॉन dl करोगे तो चार्ज अपॉन लेंथ, डेंसिटी। ठीक। ये भी कांस्टेंट रहेगी। और अगर मैं पूरा चार्ज ले लूं और पूरी लेंथ ले लूं, तब भी पूरी लेंथ क्या, 2πr। अगर इसका रेडियस तुम क्या ले लो, r। ठीक है। तो अब दिमाग लगाइए और मुझे बताइए, इसकी दूरी x ले लीजिए, ये दूरी x ले लीजिए, चाहे यहां से आप बना लीजिए, है ना। ये तेरा r हो गया। ठीक है। ये कैपिटल आर हो गया, चाहे ऊपर से ट्रायंगल बना लो, बात उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, अंडर रूट आर इज कैपिटल आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस पाइथागोरस। आंसर बताओ यार लेकिन।
अगर मेरा जवाब देना चाहो तो तुम लोगों को करना नहीं पड़ेगा, तुम लोग सारा एक साथ देख रहे हो ना। अभी मैं पढ़ा के आया था, चलो इसका आंसर देना, उसका मत देना, ये तुम्हें नहीं आता है, ठीक है, मैं नहीं मान रहा वो तुम्हें आता है। ये है, अब मैं इसको डी क्यू लिख दूं तो कोई दिक्कत, और मैं कह दूं ये दूरी इसकी, इस पॉइंट पी की दूरी इसकी कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। टेल मी व्हाट इज द पोटेंशियल एट पी ड्यू टू दिस चार्ज। पढ़ के तो अभी आए ना, किसी भी एक चार्ज के कारण किसी पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला क्या था, पीछे जो अभी कॉपी में देख लो यार, अभी पढ़ा के आया हूं ना, फॉर्मूला क्या था, अभी किया डिराइव 2-3 बार कर चुका, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन, तो मैं तुम बता सकते हो क्या मुझे, अच्छा सर छोटा चार्ज है छोटा पोटेंशियल होगा, छोटा पोटेंशियल होगा तो इसका फॉर्मूला भी हो जाएगा के क्यू जो भी है अपॉन आर क्या है सर, यही तो होगा, ठीक है। सुनना अभी खत्म नहीं हुआ, यहां से जो दूरी है क्या बदल जाएगी क्या, यहां से दूरी बदल जाएगी क्या, यहां से अगर मैं कोई एलिमेंट ले लूं दूरी बदल जाएगी क्या, सब जगह सेम रहेगी। अच्छा सब जगह चार्ज एक ही है कि बराबर है, सब जगह बराबर है चार्ज, अरे जब मैं टुकड़ा ही बराबर काटूंगा और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हर जगह बराबर चार्ज होगा ना। और मैंने सिखाया, सुपरपोजिशन सिखाया था क्या मैंने, Q1 Q2 Q3 Qn करके, और कंटिन्यूस भी सिखाया था, कहा था सबको जोड़ देना, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा अच्छा, तो अगर मुझे नोटिस करो ध्यान से, मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना है तो मुझे कुछ करना ही नहीं था यार, मुझे तो बस ये करना था, ऐड करना था, क्यों भाई, सही है गलत, और जब मैं ऐड करता जाऊंगा तो ये तो बदलेगा नहीं, बदल जाएगा ये, अरे भाई एक्स जो ये दूरी है वो फिक्स है, रेडियस फिक्स है, कुछ बदल ही नहीं सकते, के भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट। किसी को लग रहा होगा ये बहुत कठिन है, सर ने तो ऐसे बेवकूफ बना दिया, कुछ बेवकूफ नहीं बनाया मैंने, अरे तो क्यों आ गया, Q is the total charge, the formula is again K total charge upon the distance, डेरिवेशन खत्म हो गया, इतना ही करना था। तो कभी कभी जो दिख रहा है उसको ना देखो, जो दिखाया गया है पहले उसको मिलाओ, इससे मैच कराओ, कंपैरिजन करने की स्किल पुअर है आप लोग की। पढ़ा के आया हूं मैंने, कट करके यहाँ छोटा टुकड़ा दे दिया, चार्ज बता दिया मैंने, यहाँ तक कि तुम्हें दूरी भी दिखा दी, लेकिन तुम देख ही नहीं पाए, तुम रिंग देखते रह गए, तुम इस चार्ज को चार्ज नहीं मान रहे हो, तुम वही रिंग को मान रहे हो, जबकि ये एक जगह रखा हुआ है। तो किसी एक चार्ज के कारण किसी पॉइंट पी पर अगर दूरी पता हो तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है के क्यू अपॉन आर, तुम उतना कर लेते, तुम कहते मैं इसका निकाल लूंगा, तुम फिर इसका निकाल लेते, तो तुम्हें समझ में आने लगता, अगर तुम ये 2 स्टेप करते तो मैं अरे ये भी सेम आ गया, तो दिमाग थोड़ा सा हिट होता कि है तो रिंग पर सारे बराबर छोटे छोटे चार्जेस, सबकी दूरी बराबर है तो हर बार तो सेम चीज आएगी, फिर ऐड ही तो करना है। तो इस तरीके से ये रहा तुम्हारा डेरिवेशन, और यही खत्म हो गया ये के टोटल चार्ज अपॉन द डिस्टेंसेस, फॉर्मूला शुरू और खत्म, लिख लो। इसको ध्यान से देखो, तुम्हें वो बर्थडे टोपी नहीं दिख रही है, नीचे का ये सर्कल, ये वर्टेक्स, वही तो है, और ये क्या होता था, स्लैंट हाइट। चलो छोड़ो, इतना प्रेशर मत दो, ज्यादा प्रेशर दोगे तो धरना कैसे दोगे। अब मैं तुमको तो मैं क्यों इसमें बिलीव नहीं करता, नहीं मानता हूँ कि जो पढ़ रहा है सिर्फ कोटा की बेसिस पढ़ रहा है कि हमारा इतना कट ऑफ आएगा, तो सिलेक्ट ही नहीं होने वाला भाई, सिलेक्ट ही नहीं हो पाएगा। कोटा वाला सिस्टम जो है, कितने परसेंट हैं, अगर तुम एक बैच, हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं, जिनकी से तुम टेंशन ले रहे हो उनकी संख्या ही बहुत कम है जो पढ़ना चाहते, तो बोलता उस कोटा में अगर तुम उनसे मिलोगे जाकर के तो पढ़ने की इच्छा ही बहुत कम है लोगों में, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिकली वीकर। मैं मानता हूं कुछ लोग हैं जो फर्जी लगा के चल रहे हैं, वो बात भी सच है, सब कोई ऐसा नहीं है, बट इसको अपने दिमाग पे इंपैक्ट डालने की जगह मत रखो इसकी। इफ यू कंपेयर विद द जस्ट उसके बाद वाला जो मेजोरिटी 27% है, उसका कट ऑफ अपने वाले से मैच कराओ, 1-2 नंबर रह गया है बस, इसका कोई खास फर्क है। जो मेजोरिटी ऑफ सीट्स हैं वो अब इसी में जा रही हैं हाई कट ऑफ पर, तो इतना इंपैक्ट उसका तुम पे नहीं पड़ेगा।
तुम्हें तो एक चाहिए ना, अपना स्टैंडर्ड अच्छा रखोगे तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड अब ये बात अलग है कि अपना दिमाग ही लगा रखा है, नहीं यार अपन तो इतनी लाएंगे, एकदम इस पे निकल जाएंगे, तो भाई अलग बात है, तो तुम कोटा कोटा खेलो। सेलेक्ट होने वाला अगर ऐसे सोचेगा कि अपन तो भाई इस साल ऐसा है, देखो अभी पिछली साल आया था 650, इस साल 542 पे ही 12,000 रैंक आ जा रही है, नीट की बता रहा हूँ रैंक, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। तो फिर कैसे होगा? ऐसे तो कभी प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे। पिछली बार पेपर लीक हुआ, पकड़े गए, तो इस बार थोड़ा तमीज से करा दिया, देखो कितना धीमे से नीचे आ गया। तो वो तो फ्रॉड हो रहा था ना, कट ऑफ इतना भागता ही नहीं कभी। कट ऑफ तो तब भागता है जब सब मार के आ रहे हैं, सबको पता है क्या चल रहा है। तो जब नहीं पता रहेगा तो फिर पेपर का कट ऑफ नीचे, और पेपर का कट ऑफ ऊपर जाना सबसे बड़ा रेड अलर्ट है कि हो ही नहीं पाएगा ना, इम्पॉसिबल गेम है। इतना बच्चे का 2 साल का सिलेबस, इतना सब कुछ याद, 3 घंटे में सब कुछ करके आना है, इतना नहीं कर पाएंगे बच्चे, कोई भी नहीं कर पाएगा। तो ये जब 550 600 के अंदर है ना, यही सबसे हेल्दी कट ऑफ होता है, इसमें रियल कंपटीशन आ ही जाता है। ठीक है, तो जो इसमें पड़ेगा पेपर अब इस साल भी ठीक ही आएगा, देख लेना। इस साल मैं अभी बता दे रहा हूँ, कट ऑफ थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा, बहुत 650 नहीं जाने वाला। अभी 1-2 साल तो ध्यान रखेंगे ना लोग, अभी भी तो मामला थोड़ा गर्म है, फिर से पेपर बटेगा, है ना, बोली लगती है, बोली पैसा है, हम डायरेक्ट करा देंगे। तो ये सब जो है ये रियल है, अगर ये नहीं होता तो ये इम्पॉसिबल, जो एक ही सेंटर में, तुम सोचो एक ही सेंटर में इतने टॉपर, ये तो मतलब कोई कितना भी बेसिक प्रोबेबिलिटी लगा लोगे तो भी 20 लाख लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो क्या सारे के सारे इंटेलिजेंट लोग एक ही सेंटर में बैठ गए क्या? मतलब कितने % की प्रोबेबिलिटी तुम लोगे? तो बस इसीलिए इस पे इतना फोकस मत करो, पढ़ाई पे फोकस करो। चलो भाई करो, इलेक्ट्रिक फील्ड अब पढ़ने वाली हो गया, आसान है। चलो भाई नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो पढ़ाएंगे, अब तुम लोग को एक टेबल फॉर्म में पढ़ाएंगे, है ना, अब 2 टॉपिक एक साथ खत्म होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर और सेल। कंडक्टिंग समझाया है बहुत अच्छे से, अब वही यूज करेंगे। कंडक्टिंग मतलब चार्ज विल बी एट द सरफेस, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर बोल लो, जब मैं स्फीयर बोलता हूं तो सॉलिड भी हो सकता है और हॉलो भी हो सकता है, और मैं यहां और लगा करके जब मैं शेल लिखता हूं, शेल का मतलब हॉलो स्फीयर होता है, शेल वर्ड का मतलब होता है हॉलो स्फीयर, अंदर से खोखला, जैसे कि वो कैनवस की जो बॉल आती है। ठीक है, तो एक ही टॉपिक में सारा कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जो फिगर बनेगा वो सिंगल फिगर बनेगा, सिंगल आप एक ऐसे स्फीयर बना लीजिए। ठीक है, इसका ये सेंटर है, जो चार्ज प्रेजेंट होंगे इट विल बी ऑलवेज एट द सरफेस बिकॉज द वर्ड इज देयर कंडक्टिंग चार्ज इनसाइड। अब इसमें एक नई चीज सीखने को मिलेगी अपने को कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगी, बट पोटेंशियल 0 नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहां पे तो 0 हो जाएगा, चार्ज नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन आपको समझ में आएगा सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनसाइड 0 हो जाएगी, ई इनसाइड 0। क्यों? रीजन लिख देता हूं, नो चार्ज प्रेजेंट। ठीक, बट पोटेंशियल आपका 0 नहीं होगा, अभी मैं प्रूफ भी कर दूंगा। ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जिसने पहला चैप्टर पढ़ा होगा, एनसीईआरटी खोली होगी, उसमें उसको लग रहा होगा सर ने कुछ चीजें छोड़ दी हैं, ये उसी का ही टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का। ठीक है, इसमें लिखिए केस नंबर 1, इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है? केस 1 बेटा, ये देखो इसका जो रेडियस है, ये रेडियस मैंने कैपिटल आर माना हुआ है। ठीक है, और मैं जब जहां पर भी मेरा कोई पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट को मैं कैसे लेता हूं? स्मॉल आर से। क्या लेता हूं? ये दूरी स्मॉल, ये सिंबल याद है ना सबको। अब मैं ये मिटा दूंगा और उसके बाद मैं फिर से ये चीज पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। नाउ वी आर अगेन फोकस्ड ऑन कि अगर पहला केस है कि जो मेरा पोजीशन है वो स्फीयर के बाहर है, जब मैं बाहर हूं, ठीक है, तो मैं गॉस लॉ लगाऊंगा। तो मैं अगर मान लेता हूं कोई भी, मैं ये पॉइंट मानता हूं बेटा, ठीक है, ये मेरा पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 1, केस 1। ठीक है, अब मैंने क्या सिखाया था, जहां पर भी आप खड़े हो
वहां पर आप पहले अपना पोजीशन सेंटर से बना लो, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, गॉसियन सरफेस यूज करना। गॉसियन सरफेस क्या होता है, इमेजिनरी, सेम जैसा आपका बॉडी होगा वैसा ही क्लोज्ड गॉसियन सरफेस होगा, ठीक भैया। ये हो गया तुम्हारा, दिख रहा है सबको। यानी अगर यहां भी कोई पॉइंट होगा वो भी उतनी दूरी पर होगा, वो ये सारे क्या इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, साइड डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो गॉसियन सरफेस से फायदा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्या होगा भैया, E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन स्फीयर है तो सरफेस एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना कितना होता है, फॉर्मूला बताओ, 4πr², ठीक है, वेरी गुड। तो 4πr²। अच्छा ये मुझे बताओ, अगर मैं ये जो इमेजिनरी स्फीयर बनाया हूं इसके सरफेस पे कोई चार्ज है क्या, अंदर ही तो चार्ज है सारे के सारे। तो मैं जब चार्ज का फॉर्मूला डेंसिटी की बात करूंगा तो कौन सी डेंसिटी होगी, सिग्मा होगा, लैम्डा होगा या फिर रो होगा, कौन सी डेंसिटी यहां लग रही है, लैम्डा हो सकता है क्या, लैम्डा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि लेंथ होती है, ये हो सकता है वॉल्यूम, और ये दोनों में से एक होगा, लेकिन वॉल्यूम कब होगा, वॉल्यूम तब होता जब अंदर भी चार्ज होता, क्योंकि जो बॉडी ऐसे कंफ्यूजन क्या आता है, सर जो आप स्फीयर ले रहे हो स्फीयर का वॉल्यूम तो होता ही है, तो आप सरफेस वाला क्यों ले रहे हो, तो वॉल्यूम अगर है उसके बाद भी नहीं लेना, तो एक ही रीजन है, जब Q इनसाइड आपका 0 होगा तभी हम इसको नहीं लेंगे। ये सब शॉर्ट नोट्स होती हैं, अपने हिंट के तौर पर लिखते रहते हैं, क्या कब कभी वेरीफाई करना है तो पता रहे कि ये क्यों नहीं करा, तो लिख दिया Q इनसाइड 0 है इसलिए इसको नहीं ले रहे, और आप बचा क्या, सिर्फ इसको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके इसमें पहले सिग्मा लिख लो, सिग्मा क्या हो जाएगा, 4π सिग्मा अपॉन, अब मैं यहां लिखता हूं सिग्मा अपॉन 4, अरे यार मैं क्या कर रहा हूं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड या जितना भी चार्ज है, या फिर क्यू इनक्लोज कितना होगा तुम्हारा इस समय, इसमें हमें पता नहीं है, हमको तो क्यू इनक्लोज 1 चल रहे हैं, अपॉन डिवाइड किससे करना है बच्चा, इसके सरफेस एरिया से, तो ये कैपिटल आर होगा, है ना। तो अगर क्यू निकालना होगा वी कैन इजिली से क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू, हमें ये तो पता ही है, इनटू 4π, हम ये इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे आगे चल के, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, क्यू इनक्लोज इसमें पुट करने काम आएगा, ठीक। अच्छा अब मुझे फिर से बताओ कि जो भी फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कहां से, इसके सरफेस एरिया से ही तो निकल रहा होगा, है ना। अब इसमें जब हम सरफेस एरिया लेंगे तो कौन सा लेंगे, टोटल बाहर वाले का लेंगे कि अंदर वाले का, ये इसमें कौन सा लगता है जिस जहां से होके गुजर रही है, तो गुजर कहां से रही है, गॉसियन सरफेस से। इस बार हम जब करेंगे तो ये कैसा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ना, और इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, ds, और ds क्या हो जाएगा बताओ, बताओ, गॉसियन, ऐसे लिख लो गॉसियन, है ना, गॉसियन, ठीक। तो गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल कट जाएगा, s की वैल्यू कौन सी आ जाएगी, 4π r² इज इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहां आ जाएगा सिग्मा इंटू 4π R² डिवाइड बाई व्हाट, एप्सिलॉन नॉट, ठीक। सो E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4π R² डिवाइड बाई, ये क्या आ जाएगा 4π r² ना, एप्सिलॉन नॉट इंटू 4πr, ठीक है। द फॉर्मूला बिकम्स व्हाट, लिख डालो सारा, ठीक है। तो इसको लिखने के कितने तरीके हो जाएंगे, 2 तरीके हो जाएंगे, एक तो ये भी, ये परफेक्ट है, ये कोई गलत नहीं है, परफेक्ट है एकदम। दूसरा तरीका क्या होगा, सर अगर आप इसको क्यों रखें, अगर इसको क्यों रखें, ठीक, तो इससे फायदा क्या होगा, सर ये 4π दिखने लगेगा हमको, और 4π क्या जाएगा k, और नीचे आ जाएगा, अरे सर ये तो बड़ा आसान हो गया, ये हमें सबसे अच्छा लगता है देखने में ना, आसान है ये, हम लोग पढ़े हुए, सेम आया कि नहीं आया, इसी का दूसरा फॉर्म है ये, गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है।
तो लिखने की बात होती है। कई बार फंसाने के लिए एग्जामिनर इस तरीके से दे देता है, तुम्हें लगता है कुछ नया हो रहा है जबकि हो वही रहा होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसी टॉपिक पे हम लोग हर केस का हम लोग पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में पढ़ेंगे। अब पोटेंशियल पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। अब आप पोटेंशियल निकाल के बताओ। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करूंगा, ठीक है। मुझे फिगर की जरूरत पड़ती है इसलिए मैं यहां करने की कोशिश कर दूं क्या? यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इतना ही जगह चाहिए मुझे, है ना? इतने में हो जाएगा, क्योंकि फिर अगले में फिर से फिगर बनाना पड़ेगा। चलो देखो, तो अब हम इसी केस वन का, केस वन जब हम आर की वैल्यू क्या ले रहे हैं, है ना, हम क्या निकालना चाहते हैं? वी। हम क्या निकालना चाहते हैं? पोटेंशियल। तो रिलेशन क्या है? माइनस ई डॉट डी आर। ये तो सबको रट गया होगा इन्फिनिटी से जिस पॉइंट पर हैं। तो इन्फिनिटी से आए थे अपन और कहां तक आए थे? आर। ये माइनस साइन है ना, ये माइनस है। तो अब ई की वैल्यू तो पहले से पता है ना, के क्यू अपॉन, लगाओ दिमाग, सॉल्व कर डालो। यानी नोटिस करना है, अगर किसी को कुछ नोटिस करना है, ई की वैल्यू कांस्टेंट है तो इसमें से के क्यू बाहर आ रहा है, 1/r² का इंटीग्रेशन हो रहा है डी आर के रिस्पेक्ट में। तो फिर से बचेगा क्या? -1/r, और वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 1/r में एक बार इंफिनिटी और एक बार आर, तो फिर से वही आएगा यार। इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो? के क्यू अपॉन, करके देखना घर पे, ठीक है। ये भी हो गया, केस वन खत्म। केस टू, तो सेकेंड के कहां लेंगे हम लोग? सेकेंड पॉइंट इज माई सरफेस। इसी लाइन पे बनाऊंगा ताकि नहीं नहीं समझ नहीं आएगा, इधर बना देता हूं। पॉइंट नंबर 2 ये है मेरा, ठीक, जिसकी दूरी ये है। स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल आर। अरे पहला पॉइंट यहां था, अब मैं यहां आ गया, तो गॉसियन सरफेस जो बनेगा वो इसी को ओवरलैप करता दिखेगा। बताओ, मैंने क्या सिखाया था? जहां खड़े रहोगे वहीं पर गॉसियन सरफेस, जैसा बॉडी का शेप है, सोर्स जिस पर चार्ज है, जैसा उसका शेप है वैसा ही गॉसियन सरफेस बन जाएगा। ठीक भैया? तो गॉसियन सरफेस अगर आपको दिख रहा है तो यानी वी कैन इजीली से दैट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, और पूरा डेरिवेशन रिपीट करना पड़ेगा। केस 2, व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू, सो कहते हैं एट सरफेस। ठीक, पहले क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगेन सिंपल वही फॉर्मूला है, के क्यू अपॉन, कैसे? स्मॉल है, जब व्हेन आर इज ग्रेटर देन ये, तो ई वॉज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर, है ना। तो हम इसका यूज करके सीधे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर करके ये फॉर्मूला बना लेंगे। लिख लीजिए, ये आर स्क्वायर था ना यार, ये कर दो, ठीक है। अब पोटेंशियल निकालो। पोटेंशियल के लिए कौन सा कलर यूज कर रहा हूं? ग्रीन, है ना। केस 2, व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू एट सरफेस, तो यहां पर फिर से वही सेम चीज, ई डॉट डी आर, है ना, इंफिनिटी से कहां तक? कैपिटल आर तक। इसमें माइनस क्या हो गया? स्मॉल आर क्या हो? कैपिटल आर हो गया ना। ये तेरा क्या हो गया? वी, है ना। तो फिर से सॉल्व करेगा तो क्या जाएगा? के क्यू अपॉन, ठीक, ये भी खत्म हो गया। केस नंबर 3, केस नंबर 3 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन, यानी इनसाइड स्फीयर। हम कहां आ गए? अब इनसाइड स्फीयर आ गए। हम कहां हैं? यहां हैं कहीं,
दिस इज पॉइंट नंबर 3। तो नया जो मेरा बनेगा गॉसियन सरफेस, दिस विल बी माई गॉसियन सरफेस, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 3 में जो मेरा आर है वो क्या है, ये है, ठीक है, लेस देन, ठीक। तो फिर से वही फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू, मैं भाई कलर कोडिंग कर रहा हूं, उसके लिए पोटेंशियल के लिए हमेशा ग्रीन यूज कर रहा हूं, याद रखना। क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, इसको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अभी हम सिखाएंगे। क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, जीरो। तो वी कैन से, अब बचा ds है ना, और e तो निकालना था, ये हो जाएगा जीरो, है ना। ध्यान देखना, यहाँ ds कुछ भी है फिर भी निकाल देता हूँ, पूरा सॉल्व कर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, गॉसियन, क्या हो जाएगा, गॉसियन। तो फिर से ये जाएगा e इंटू 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो e इनसाइड विल बी व्हाट, इक्वल टू, इन वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में भी कर लो, स्केलर में भी कर लो, ठीक, ये जीरो हो गया। केस 3 r इज लेस देन, यानी इनसाइड स्फीयर, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिर से v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, है ना। तो e क्या है तेरा, ये इन्फिनिटी से स्मॉलर, है ना, ये क्या है, जीरो, ठीक है, ध्यान से देखना। और वी ऑल्सो नो दिस e इज इक्वल टू क्या होता है भैया, ध्यान से देखना, e आपका अगर जीरो हो गया, ठीक है, तो यहां पर जब भी हम e जीरो करेंगे तो e जीरो करने से v जीरो हो जाएगा, है ना। लेकिन मुझे ये बताओ तुम कि e जीरो कब हो सकता है, क्योंकि देयर इज वन मोर रिलेशन कि e इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई, ये भी तो एक फॉर्मूला है। अब ध्यान सुनना, ये बड़ा ही यहाँ मैथ लगती है, इसमें गलती हो जाती है हम लोग से कि हम लोग अज्यूम करने लगते हैं कि v भी जीरो होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है ना, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इसका मतलब माई साइन का भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, फिर भी रख लो तुम, कोई बात नहीं। माइनस ऑफ dv बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो। और बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन सेज कि डिफरेंशिएशन तभी जीरो होता है व्हेन द वेरिएबल या फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो ना, ये अगर जीरो होगा तब जीरो नहीं, ये कांस्टेंट होगा तो यहां पर इट मींस v इज कांस्टेंट, है ना। यहां ब्रैकेट में सिंस क्या है भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, c क्या है, कांस्टेंट, समझ में आ रहा है। तो v कांस्टेंट की कौन सी वैल्यू होगी, तो लास्ट नोन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज v इनसाइड इज इक्वल टू v सरफेस। हम लोग को लास्ट जो पोटेंशियल की वैल्यू मिली थी वो सरफेस पे मिली थी, यानी कि हुआ ये रहा होगा कि यहां 2 पॉइंट के बाद जब अंदर हम जाने लगे तो v की वैल्यू कभी बदली ही नहीं। जब v की वैल्यू बदली नहीं तभी तो वो कांस्टेंट है, और जब वो कांस्टेंट है तभी तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो है, और तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम एक कंफ्यूजन, बड़ा मिथ है कि हम जब इनसाइड आपका ई जीरो हो गया तो इसको पढ़ के बहुत लोग कहते हैं कॉन्फिडेंटली, अरे ये जीरो है तो ये जीरो ही होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो फॉर्मूला यहीं पे लिख सकते हो, दैट इज के क्यू अपॉन कैपिटल अब सिर्फ तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल बचा है और मोशन ऑफ चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी टाइम है, पढ़ो।
This matters. हो गया। अब पढ़ेंगे नॉन कंडक्टिंग, सेम तरीके से जैसे हमने अभी कंडक्टिंग पढ़ा, अब पढ़ेंगे नॉन कंडक्टिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब जब नॉन कंडक्टिंग होगा तो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस आएगा? द चार्ज इज एवरीवेयर। ठीक है, चार्ज हर जगह है, तो चार्ज हर जगह है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह होगी। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का कोई चांस नहीं है। तो अगेन वी हैव 3 पॉइंट्स, इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस। ठीक है, आउटसाइड के लिए अपन यही ले लेते हैं, है ना। पॉइंट नंबर 1 सेंटर है, सेंटर से ये दूरी कितनी है तुम्हारी? r। ठीक, रेडियस तुम्हारा क्या है भाई? ये। ठीक, तो यहीं लिख देते हैं स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। इसी को बना दो पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 कहीं यहां ले लेते हैं, व्हेन स्मॉल r इज लेस देन रेडियस। और गॉसियन सरफेस भी ऐसे ही बना लो। ठीक है, ये हो गया 3 केसेस। एक चीज पे नोटिस करना, इनसाइड से ही स्टार्ट करूंगा बाकी, क्योंकि ये दोनों में कुछ भी चेंज नहीं है, ये दोनों सेम आएंगे। लिख लो, केस 1 एंड 2 आर सेम, केस 1 एंड केस 2 सेम फॉर बोथ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल लिख लेना इसको। कुछ भी चेंज नहीं हो रहा तो दोबारा नहीं लिखवाएंगे। सीधे केस 3 पर नोटिस करना। केस 3 क्या है? केस 3 में आपका क्या होगा? अब इनसाइड चार्ज इज नॉट जीरो, बट वो रिड्यूस हो जाएगा। तो नए चार्ज को निकालने के लिए हम कुछ करेंगे इसमें, वो अभी देखते हैं कैसे करना है। क्या करेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, फिर से बताओ, लैम्डा और सिग्मा और रो में से, तीनों में से कौन सी डेंसिटी लगेगी यहाँ पे? रो लगेगी ना। ठीक है, सॉल्व करो। क्या करोगे? रो इज इक्वल टू क्या लोगे? जो भी वॉल्यूम इनक्लोज है, वॉल्यूम कैसे निकालोगे? स्मॉल आर देगा तुमको वॉल्यूम। स्मॉल आर क्या देगा तुमको? वॉल्यूम। क्योंकि अब जितना इनसाइड चार्ज है उसी की वजह से हमको पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना। देखिए, ट्राई करिए, हम कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताओ भाई। फोर बाई थ्री पाई आर स्क्वायर ना। केस 3, ठीक। वेन स्मॉल आर इज लेस देन, यानी इनसाइड स्फीयर। तो यहां पर पहले डेंसिटी है ना, क्या है ये? वॉल्यूम चार्ज
डेंसिटी। अब यहाँ पर रो का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, दिस रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो हमारा इनसाइड वाले केस में है, जो इफेक्टिव वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, नया चार्ज क्या मान लेते हैं, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन, ठीक, अपॉन क्या आ जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। ठीक है, ये जरूरी है, इससे क्या निकल जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड है ना, दैट इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर। अब हमें इसके बाहर के चार्जेस से कोई मतलब नहीं है, गॉस लॉ के स्टेटमेंट में है कि गॉसियन सरफेस के अंदर वाले चार्ज से ही हमें फ्लक्स का इफेक्ट लेना होता है, उसके बाहर वाले से हमको नहीं लेना होता है। तो यानी कि जो इसके बाहर का चार्ज है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब मेरा एक नया स्फीयर है जो ग्रीन डॉटेड से दिखाया गया है, इसके अंदर के चार्ज जिसकी वैल्यू मैंने यहां पर आपको निकाल के दे दी, इससे ही डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करो इसको। क्या है भाई, यहां से हम लोग क्या कर लेंगे फटाफट, कैसे करते थे, फ्लक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, है ना, क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस, डी एस डी आर सही है, कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है। डी आर क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि सरफेस है, डी आर लिखेंगे तो वो लेंथ पे आ जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पर ई डॉट ए का फॉर्मूला होता है फ्लक्स में, तो एरिया लेंगे तो एरिया में लेंथ कभी नहीं आ सकता ना। तो ये हो गया इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज अपॉन, अब इसकी यहीं से इक्वेशन आगे बढ़ा दो, क्यू की वैल्यू पुट कर दो और आप सरफेस एरिया निकालो। तो सरफेस एरिया क्या होगा गॉसियन का, इसका ये जो एस का हम जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एस करेंगे तो हमें पता है ये बन के आएगा क्या, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, इतना करके वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व हो जाएगा, कर डालो फटाफट। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन 4 पाई स्मॉल, क्योंकि ये मैंने सॉल्व किया वहां करके दिखाया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एप्सिलॉन नॉट, फिर क्यू की वैल्यू पुट कर दी, तो दिस बिकम 4/3 है ना। तो मैं 4 पाई स्मॉल आर क्यू ऊपर लिख रहा हूँ और नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, यहाँ पर ये 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर है इंटू 3, 4/3 हो गया, ये यहाँ से डायरेक्टली कट रहा है ना इसलिए। ठीक है, अब बचा क्या, नीचे बचा है तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट, बाकी सब लिख दिया मैंने। हाँ, द फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला लुक्स लाइक दिस, ये अपॉन क्या आ जाएगा 3, ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा। तो ये है तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गई तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऐसे ही पोटेंशियल निकाल लेंगे, सेम प्रोसेस से पोटेंशियल निकाल लेंगे, बस एक केस रह जाता है, नहीं बता तो दिया है, ये 2k लैम्डा अपॉन आर पढ़ा दिया ना मैंने, पढ़ा दिया। पोटेंशियल में जो हमने वो आर्क पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क निकालना सिखाया था सेंटर पर, अब उसके लिए उसकी वजह से पोटेंशियल पढ़ा देंगे। अब यार पोटेंशियल इतना आसान नहीं है, ये तो बड़ा आसान था, है ना, पोटेंशियल में बड़ा ही दिमाग लगने वाला है। क्यों ऐसा होता है अब मैं ये बता भी देता हूँ। केस 3, इस पर थोड़ा अच्छे से गौर देना, ये इंपॉर्टेंट भी है। केस 3 जो इसका आएगा, अब पहले ये समझो कि जो मेरा, मैं डॉटेड वाला तो फिगर बना सकता हूँ, ये आपको याद भी होगा, है ना, जैसा भी बना देख लो यार, और ट्राई कर लेते हैं। ठीक, ये है तेरा मेन स्फीयर, ठीक, जिसका रेडियस क्या हो गया r। अब मैंने एक इनवर्ड ले लिया, कोई स्फीयर ले लिया,
ये मेरा गॉसियन है, ये है मेरा स्मॉल आर। अब ये समझो ध्यान से, चार्ज अब बाहर भी है और अंदर भी है, चार्ज बाहर भी है और अंदर भी प्रेजेंट है। ठीक है। अब पोटेंशियल एक ऐसा टॉपिक जिसमें मैंने सिखा रखा है कि चार्ज अगर नहीं भी प्रेजेंट है तो बाहर वाले चार्ज से उस पर पोटेंशियल होगा। पीछे पढ़ के आए थे कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन फिर भी V क्या वैल्यू क्या था, कांस्टेंट। यानी अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर भी निकालना है, ये पॉइंट नंबर क्या है मेरा 3, इसको 3 नंबर दिया ना मैंने, थर्ड पर अगर मुझे निकालना है तो पोटेंशियल ड्यू टू ये इनसाइड वाले चार्ज हैं ये भी लगेंगे और ये भी लगेगा, दोनों लगेंगे। तो इस बार हमें जरा पोटेंशियल ध्यान से करना है, तो हम करेंगे कैसे, कैसे पॉसिबल है कि ये कर कैसे पाएंगे। तो केस 3 पढ़ते हैं इसको जरा अलग तरीके से। यार इस पे ग्रीन ग्रीन कर देता हूं ताकि समझ जाओ। ठीक, व्हेन r इज लेस देन, है ना। तो अब इसमें जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अच्छे से समझो, पहले इसको समझने की कोशिश करना। मैं एक बार कोशिश करूंगा समझाने की, नॉट मोर देन दैट, एक ही बार समझाऊंगा। हम मानते हैं पोटेंशियल में कि हमेशा हम इन्फिनिटी से आते हैं, हमेशा इन्फिनिटी से आते हैं और जहां भी जाना है वहां तक जाते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इन्फिनिटी डायरेक्ट आ रहे हैं तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये वाला पोटेंशियल कैसे लग रहा है। तो मैंने कहा इसको दो टुकड़े में कर दो, तुम इन्फिनिटी से एक बार यहां तक आओ और फिर एक बार यहां से यहां जाओ, तो तुम्हें दो वैल्यू मिल जाएगी, जोड़ देना। पोटेंशियल में सबसे प्यारी बात क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है और 2+2 की तरह जोड़ना है, और ये बड़ा आसान भी हो जाता है। अगर हम कहते हैं कि इन्फिनिटी से मैं यहां तक आया तो मैं एक बार निकाल लूंगा, लिमिट को मैं इन्फिनिटी से कैपिटल आर कर दूंगा, उसके बाद मैं एक दोबारा सॉल्व कर लूंगा एक नए इक्वेशन की तरह कि मैं यहां था और यहां से यहां आ गया, दो वैल्यू मिल जाएगी, दोनों जोड़ देंगे, टोटल वैल्यू मिल जाएगी। सबसे आसान तरीका यही होता है। तो इससे हमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन, मतलब हमें ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि ये वाला चार्ज क्या कर रहा है, ये अंदर वाला चार्ज क्या कर रहा है, हमने तो एक एक करके सॉल्व करके जोड़ दिया। ठीक है, तो यही टेक्निक मैं यूज करूंगा। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं इसको ले आऊंगा दो बार में, माइनस कॉमन ले लिया, मैं एक बार ले आ रहा हूं इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक, फिर से वही ई डॉट, दोनों में माइनस साइन लगा करके मैंने कॉमन ले लिया है। ठीक है, फिर प्लस, फिर मैं कहां से, कैपिटल आर से, ठीक है, दो बार में मैंने करके जोड़ दिया, फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा मजेदार बात क्या है कि यहां पर है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल रखी है, और यहां पर है तो अभी पीछे निकाल के आया था, मैं पीछे निकाला था ना, तो बस दोनों वैल्यू यहां यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो अब इसको करो, ट्राई करो, कैसे करोगे। तो पहले वाले में तो टोटल चार्ज लग जाएगा, ये पूरा चार्ज इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पहला वाला लिखना आसान है, दूसरे वाले में दिमाग लगता है। चलो हम कर रहे हैं, देखो माइनस रखो कॉमन, ठीक, ई की वैल्यू पुट करो, पहला वाला पुट करो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, पुट करो पुट करो। अरे यार एक चीज, सॉरी 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 सॉरी, चलो अभी हम बता देंगे, हम बता देंगे, कोई बात, लिखो लिखो, चलो जो जो आता है वही करो। हम जो एक मॉडिफिकेशन करनी है वो हम करवा देंगे, जो पढ़ा है वो करो पहले। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद तो मुझे सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ाना है, पोटेंशियल डाइपोल, सॉरी, और बहुत छोटा टॉपिक है वो। तो मैं इतना तो खत्म कर दूंगा कि ये चैप्टर आपका यहाँ तक हो जाएगा। अभी इसमें एक क्लास 2 घंटे की लगेगी, जिसमें न्यूमेरिकल भी कराने हैं, थोड़ा सा डिस्कशन भी करना है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बतानी है ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। तो ये दो चैप्टर तुम्हारे अगली 2 घंटे क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है।
तो जब आपने वो जो नॉन कंडक्टिंग वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, उसमें जो ई की वैल्यू आई थी वो क्यू के क्यू आर अपॉन आर क्यू आ रही थी, तो मतलब किसमें थी? सॉलिड स्फीयर में थी नॉन कंडक्टिंग वाली। क्या पढ़ा है मैंने? जो आपने जो पहले नॉन कंडक्टिंग वाला पढ़ाया था, नॉन कंडक्टिंग वाला पढ़ाया कहाँ, क्या पढ़ाया था? तो उसमें जो ई की वैल्यू आ रही थी जब वो कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल। अरे अभी मैं तुम्हारी बात ही नहीं सुना था, अब मैं इस पे आ रहा हूँ। अभी मैं कुछ और सोच रहा था, अब मैं इस पे आ रहा हूँ। तुम्हारी बात इसी पीपीटी में होगी ना? यही तो कहीं पढ़ाया होगा, ये नॉन कंडक्टिंग ही तो है, ये नॉन कंडक्टिंग का ही तो लिखा हुआ है, देख लो। एक बार कंडक्टिंग है, एक बार नॉन कंडक्टिंग है, दो ही तो पढ़ाया था, ये नॉन कंडक्टिंग लिखा हुआ है, देखो यही है ना, यही तो पढ़ाया मैंने अभी तक। तो दिक्कत क्या है, सोचो। मैंने जब नॉन कंडक्टिंग पढ़ाया था तो मैंने वायर पढ़ाया था ना, सिलेंडर लिया था। पहले वायर पढ़ाया जिसमें पतला सा वायर था, फिर मैं मोटा वायर ले लिया, इसको सिलेंडर बोल रहा था मैं। फिर बाद में ये सिखाया था कि यार अगर सिलेंडर के बाहर रहोगे तो वो वायर की तरह ही काम करेगा, चाहे कितना ही मोटा हो। तो मैंने यही तो वेरीफाई करके यहाँ लैम्डा के फॉर्म में लिख के दिखाया था, क्योंकि रहेगी तो फिर से वही लेंथ वाली ना, चार्ज पूरी लेंथ पे ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सिलेंडर, चाहे अरे भाई ये भी तो, इसमें भी लेंथ है, इसमें भी लेंथ है, चाहे हम यहाँ इसके बाहर रहने पर, लेकिन सारा खेल अंदर जाने पर बदल रहा था। तो इसमें भी मैंने केस 1 केस 2 केस 3 पढ़ाया तो है। तुम फिर से पूछो, तुम अभी डाउट में लग रही हो, बताओ क्या पूछ रही हो? मतलब ये पूछ रहे हैं जो नॉन कंडक्टिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड था, जब कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर था, तब जब वहां पे नॉन कंडक्टिंग का जब इलेक्ट्रिक फील्ड था, और डिस्टेंस का, हाँ सॉलिड स्फीयर मैंने अभी पढ़ाएगा, आज ही तो पढ़ा रहा हूँ, आज ही पढ़ा रहा हूँ बेटा, स्फीयर वाला, स्फीयर आज ही पढ़ा रहा हूँ पहली बार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाई थी। अरे भैया यही पीपीटी है ना, बताओ तुम कुछ कंफ्यूज हो रही हो, यही तो लिखा हुआ है सारा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कहा था मैं ये इसके एक साथ पढ़ाऊंगा, देखो पूरी पीपीटी खत्म हो गई। यही तो है ना, आपकी सारी लेक्चर देख लेना, मैं इसको रोक के रखा था टॉपिक को कि मैं एक ही साथ पढ़ाऊंगा, और आज ही पढ़ा रहा हूं इसको, जो तुम बोल रही टॉपिक आज ही पढ़ा रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, आज पढ़ाया है उसमें बताओ ना, ये कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग ही लिखा हुआ है ना, तो यही समझ लेते हैं क्या दिक्कत है। अब तो क्लास खराब हो ही गई नहीं नहीं चलो कोई बात नहीं, टारगेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग होती है। आप बताइए ये कहाँ 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 गया, इसीलिए तो पूरा लिख के पढ़ा रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ही नहीं। ये कंडक्टिंग है ना, यही लिखा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, देखो लिखा है ना। तो यही तो सॉलिड स्फीयर भी बन गया। कंडक्टिंग वर्ड से क्या होता है, चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, सरफेस पर ही चार्ज आ जाएगा। अब बताओ, हाँ हाँ दिमाग लगाओ दिमाग। देखो इसमें एक चीज मैं सिखाता हूं, ये मैंने एक फॉर्म यहाँ पे लिखा है, परफेक्ट आ गया ये। अब अगर हम चाहें तो रो को एक और टर्म में लिख सकते हैं, इसका दूसरा फॉर्म भी लिख देता हूं यहीं पर, है ना। अगर मैं रो ये लू टोटल चार्ज अपॉन 4 पाई, क्या आ जाएगा यहाँ पर बताओ, वॉल्यूम क्या 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, आएगा कि नहीं आएगा? अरे सिग्मा की वैल्यू तो मैं जो भी चाहूं वो ले सकता हूं ना, ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं भैया? तो बस अगर मैं ये यहां पर वैल्यू पुट कर दूं तो ये सेम फॉर्मूला किस फॉर्म में लिख जाएगा, ये देखो ध्यान से, इसके बारे में बता रहा हूं। तो अगर मैं ये करूं तो ये इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी क्यू स्मॉल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। अभी करके देख लेना, कट जाएगा, ठीक है। लिखो फिर समझा रहे हैं, टेंशन ना लो, हम समझा रहे हैं। मैं ये करके दिखा दे रहा हूं, मैं देख लिया कुछ लोगों के चेहरे ऐसे ऐसे हो रहे हैं, अब समझा रहे हैं, बड़ा आसान है ये, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग पे ही मैं आ रहा हूँ, ये मैंने पढ़ाया है, बिल्कुल सही पढ़ाया है, कुछ भी गलत नहीं है। अब मैं उस वाले फॉर्म को बता दे रहा हूँ, मैंने एक ही फॉर्म पढ़ाया था, मैंने कहा कि वो दूसरा फॉर्म नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मुझे जरूरत पड़ेगी आगे, तो मैं इसको पढ़ा देता हूँ। कहाँ लिखूं यार, मैं बता दे रहा हूँ और उसके बाद फिर तुम लोग घर पे जाकर कर लेना, यहाँ कर दे रहा हूँ, रफ वर्क कर दे रहा हूँ। तो द फॉर्मूला इज लाइक दिस ना, रो आर अपॉन, ये किसको समझ में नहीं आया भैया ये बताओ पहले,
ये समझ में आया कि ये भी नहीं आया? ये तो करा है, अभी जस्ट करके दिखाया है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रो को मैं पुट कर रहा हूँ, तो ये जाएगा Q अपॉन 4/3 पाई, टोटल चार्ज ले लिया ना, टोटल चार्ज तो टोटल वॉल्यूम में होगा, रो तो कांस्टेंट है, चाहे छोटा वॉल्यूम लो चाहे बड़ा वॉल्यूम, दोनों ले सकते हैं। और इसमें क्या लिखा था, ये R है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, और नीचे अब क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ 3 ε0, तो ये जो के हम हटा दे रहे थे बार बार, तो के भी तो आएगा मेरे भाई 1/4πε0, है ना। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, ध्यान देखना ये कैसे आता है, कैसे बन रहा है ये। चलो 3 1 जा 3, ठीक है, ये r³ है। अब यहां पर ये r है, ध्यान से देखना, यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 1/4πε0 नहीं दिख रहा तुमको, इंटू क्यू नहीं दिख रहा तुमको, आर नहीं दिख रहा तुमको, कैपिटल R³ नहीं दिख रहा है तुमको, ये के हो गया भाई, KQR/, अरे ये ε0 हटा दो बस। अब इस बेचारे को क्यों छोड़ दिया मैंने, ठीक है, समझ में आ रहा है, KQ स्मॉल r अपॉन कैपिटल R³, ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए। तो ये भी एक फॉर्म है, अब मैं इसको डायरेक्टली यूज करूंगा, ठीक है। अब मैं क्यों ये किया, क्योंकि इससे ये चीज दोनों में क्या आ रहा है, देखो अगर वो नहीं करता ना तुम लोग ही फंस जाते, अगर मैं ये पुट करता तो तुम ये देखो ध्यान से, इस वाले ई में तो क्या आएगा, इसमें नहीं आएगा, तो कॉमन नहीं ले पाओगे, फिर फंस जाओगे, लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने ये करा। तो आप बस कुछ मत करिए, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहां से आपको देखने को मिलेगा के क्यू अपॉन, ये तो क्या जाएगा R², कैपिटल R ही होगा ना, हो जाएगा, अरे कैपिटल R होगा ना, अरे नहीं नहीं ठीक है, इनकी सुन लेते हैं भाई, रोएंगे फिर बाद में, स्मॉल r ले लो भाई, इंटीग्रेशन करना नहीं चाह रहा था मैं, ठीक है। और फिर ये dr इंटीग्रेशन, एक स्टेप करवा रही, पैसा वसूल रही है। यहाँ क्या जाएगा, अभी करके आए हैं, अब इसमें मत रोना, है ना, ये अभी करवा के आया हूं पीछे, इंटू dr, ये स्मॉल r कैपिटल R से माइनस बाहर ऑलरेडी है, जो कॉमन ले सको निकाल लो बाहर, फटाफट इंटीग्रेट कर डालो। इसमें मजेदार बात क्या है सर, ये रेडियस है, रेडियस इज कांस्टेंट, तो ये के क्यू अपॉन ये पूरा बाहर आएगा, यानी ये सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, r⁻1 है तो r⁻2 हो जाएगी अपॉन 2, है ना। और इधर में दिमाग लगता है, ये 1/r² है, तो ये r⁻2 वाला ही चलेगा इसमें, ठीक है। तो ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, ऐड करना पड़ेगा, डाइपोल नहीं हो पाएगा आज, डाइपोल अगर हो जाता ना चैप्टर ही खत्म हो जाता, बस डाइपोल ही बचा है। सो इसको मैं ही कर देता हूं, है ना, के क्यू को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, अंदर बचेगा 1/r² dr, ये कर रहे हो 50 बार कर चुके हो, तो -1/स्मॉल r आ जाएगा, इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट लग जाएगी, प्लस इधर के क्यू तो बाहर चला गया, लेकिन 1/r³ को यही रहना पड़ेगा, क्योंकि पूरा कॉमन नहीं ले पाए उसको, यहाँ पर ये कैपिटल R से स्मॉल r, और ये देखिए यहाँ पर सर बचा सिर्फ ये स्मॉल r dr, तो इसका इंटीग्रेशन लिख देता हूँ r²/2, r²/2, वेरी सिंपल, लिमिट लगाइए कैपिटल R से स्मॉल r, ठीक है, माइनस के क्यू, ये जाएगा 1/-1 कैपिटल R, माइनस माइनस प्लस 0 हो जाएगा, है ना, तो जाएगा -1 कैपिटल R, अरे 1/∞ 0 होता है यार, है, प्लस 1 कैपिटल R क्यूब, 1 कैपिटल R क्यूब, चलो भाई, ये देखो ध्यान से, यहाँ 2 बाहर आ जाएगा,
अरे ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 पे लिमिट कौन सी लग रही, 2 बाहर आ गया, आर स्क्वायर है तो पहले फाइनल माइनस, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा सिंप्लीफाई हो गया। अब जिसको जितना अच्छा एलसीएम आता है वो उतना अच्छा कर लेगा। अब मैं फाइनल आंसर लिख के जा रहा हूं, दैट इज योर एलसीएम घर पे करना, बता ही दो क्या यार, मल्टीप्लाई करना है भाई, आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, ये आर स्क्वायर कैपिटल वाला ही कट जाएगा तो जगह माइनस, ये जाएगा 2r 1/2r। अब एक्सपैंड कर डालो, आर स्क्वायर अपॉन ये 2r क्यूब को मत सॉल्व करना, दिमाग जिसके पास हो वो आर वाले टर्म को सॉल्व कर लेगा। समझ में आ रहा है, तो एक टर्म सिर्फ कैपिटल आर में हो जाएगा, एक टर्म स्मॉल आर में हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा, लिखिए के क्यू 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर क्यूब इंटू 2। अब ये माइनस साइन यहां से हट गया। ठीक है, दिस इज योर पोटेंशियल बेटा। ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। चलो 10 मिनट और ले रहा हूं सर से, और एक टॉपिक ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है वहीं पर मैं फटाफट लिख देता हूं पोटेंशियल। फिगर बनाने का टाइम नहीं है, लेकिन मैंने एक ऑलरेडी इतनी मेहनत से टॉपिक पढ़ाया हुआ है, बस वहां पर v की वैल्यू लिख लेना, फिगर घर पे जाके बना लेना। इतने में तो बना देता भाई। ये यहाँ तो जगह ही नहीं है, छोड़ो। चलो मैं बना दे रहा हूं, लिख लो। लिखो, छोटी सी हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू segment of ring, segment of ring, वी एट सेंटर निकाल रहे हैं, वी एट सेंटर मेकिंग सम एंगल अल्फा, ये इसका बाइसेक्टर हो गया। लिखिए इसको के लैम्डा इंटू अल्फा। व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज चार्ज डेंसिटी, क्यू अपॉन लेंथ, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ। ठीक है, ये तेरा फॉर्मूला नंबर 1, ये ए हो गया। बी लिखो, सेमी सर्कुलर रिंग, लिखिए के क्यू अपॉन आर। ठीक है, अगर आधी रिंग पर, आधी रिंग के आधे हिस्से पर पॉजिटिव है और आधे पर नेगेटिव, तो V at O will be 0. Similarly, अगर सेगमेंट है उसके आधे हिस्से पर पॉजिटिव और आधे पर, तब भी V at O will be 0। बस इतना ही पोटेंशियल पढ़ना है, मैंने ज्यादा ही पढ़ा दिया है, कम नहीं पढ़ाया है।
इसके बाद कोई ऐसा टॉपिक बचा नहीं है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो आपको पढ़ना है। मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में आप लोगों को बताया था। कहाँ बताया था? पोटेंशियल ग्रेडियंट इफ यू रिमेंबर, ऐसा लिखा हुआ था। ये लिखवाया था, दिस इज योर पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको कहते हैं पोटेंशियल दिस इज योर पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहीं से रिलेशन, वो जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू माइनस, लिखो इसमें माइनस ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इसी को आगे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr विथ, देखो इसको वेक्टर कौन बनाता है, ये मैं आखिरी बात बोल के जा रहा हूँ, v इज स्केलर, तो ये जो का पोजीशन है ना, दिस इज गिविंग द डायरेक्शन। और ये माइनस क्यों? क्योंकि हमेशा मोशन इन्फिनिटी से अपोजिट होगा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के, इतना रट जाऊँ। ई और आर हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे, उन्हीं को बैलेंस करने के चक्कर में ये माइनस साइन आता है। क्योंकि अगर हम आर के डायरेक्शन ले रहे हैं तो आर के डायरेक्शन तो इधर थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, तो उसको ही सीधा करने के लिए हम नेगेटिव साइन का मल्टीप्लीकेशन ये है। इसके सिवाय कुछ भी पूरे कहीं किसी किताब से पढ़ लेना, इसमें ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। पोटेंशियल सब कंप्लीट हो गया। अब तुम्हारे एनसीईआरटी के हिसाब से सिर्फ एक टॉपिक है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस 2 बार रिपीट हुआ है एनसीईआरटी में, एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर में और एक बार इलेक्ट्रिसिटी में, तो उन दोनों को क्लब करके एक बार पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अगली बार जब मुलाकात होगी तो हमें एक लेक्चर अभी इस पे और लेना है, हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल, और अगर उसी क्लास में खत्म हो गया हमारा डिस्कशन न्यूमेरिकल के ऊपर तो फिर हम आगे मूव कर जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पर, नहीं तो जब तक न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं हो जाते, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इसके बाद हमें नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा, ठीक है। थैंक यू।